हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ओईसीडी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनसे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं अगर आपने वॉच नहीं की। इसी तरतीब से अगर आप देखेंगे वीडियोस कॉन्सेप्ट, नीड और फिर ओईसीडी प्रिंसिपल्स, तो आप इनको बड़ी अच्छी तरह समझ सकेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के हवाले से जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट कमेटी। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल। और थर्ड हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ISA 260। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक वेल रेगुलेटेड एंड डायरेक्टेड सिस्टम, एक ऑटोमेटिक सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि हमें रहनुमा असूल प्रोवाइड करता है, असूल बताता है भी किन बुनियादों पर आपने ऑर्गेनाइजेशन को, कॉरपोरेशंस को रन करना है। अगर हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कंबाइंड कोड्स हैं अगर उनको हम ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेशन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कॉरपोरेशंस का जो सिस्टम है वो वेल रेगुलेटेड और कंट्रोल हो जाता है। इसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से हमने डिस्कस करना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑडिट कमेटी के हवाले से क्या हैं, इंटरनल कंट्रोल के हवाले से क्या हैं, और OECD प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं ISA 260 के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट कमेटी। देखें ज़रा अच्छी तरह इस बात को अंडरस्टैंड करें। कोई भी इशू अराइज़ होता है ना पहले, फिर उसके सोल्यूशन में कुछ रिकमेंडेशन दी जाती हैं। तो OECD प्रिंसिपल्स, OECD ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये भी जो डिफरेंट इश्यूज़ अराइज़ हो रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस को फेस करने पड़ रहे थे ओवरऑल दी वर्ल्ड, कॉरपोरेशंस में जो मिसस्टेटमेंट्स हो रही थी, जो कैडबरी रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया गया, जो करप्शन की जा रही थी, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए जा रहे थे, इन्हीं को हैंडल करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम बेहतर बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को वेल रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बनाने के लिए OECD प्रिंसिपल जो हैं वो शाया किए गए। अब क्या इश्यूज़ थे जी जिनको रिज़ॉल्व करने के लिए OECD प्रिंसिपल्स ने ऑडिट कमेटी को रिकमेंड किया? वो इश्यूज़ कुछ ये थे। इंटेग्रिटी ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग। कंपनी जो रिपोर्ट्स तैयार करती है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वो इनकम स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो या अदर रिपोर्ट्स हों, उनकी इंटेग्रिटी इशू है कि क्या वो इंटेग्रिटी से बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई। कौन उनकी इंटेग्रिटी को मॉनिटर करेगा? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, हमने डिस्कस किया था जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट और शेयर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इनमें। तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी किस्म की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में अनफेयर और मिस स्टेटमेंट्स कर सकते हैं। तो कौन इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इंटेग्रिटी से बनाई गई हैं? देन डायरेक्टर्स की नॉमिनेशन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल इन ऑल हैं कंपनी में, तो वो अपने आप को खुद ही नॉमिनेट करेंगे। इस तरह एक डायरेक्टर फिर सारी उम्र डायरेक्टर ही रहेगा, क्योंकि नॉमिनेशन भी उन्होंने करनी है। फिर जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जिनकी डे टू डे ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सुप्रीम अथॉरिटी है, तो वो अपनी अगर रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड करेंगे फिर तो वो जितनी मर्ज़ी रेम्यूनरेशन डिसाइड कर लेंगे। तो ये इश्यूज़ हैं जो कॉरपोरेशंस को फेस करने पड़ रहे हैं। फिर अब एक्सटर्नल ऑडिट की अपॉइंटमेंट। अब एक्सटर्नल ऑडिट जो है, इसका मकसद ये है कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन हासिल की जाए, अनइन्फ्लुएंशियल, जिस पर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, अनबाइस्ड ओपिनियन हासिल की जाए किसी इंडिपेंडेंट पर्सन की। तो मुमकिन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी का, जिनके साथ उनकी अच्छे रिलेशंस हों, जिनके साथ, उन्हीं को एक्सटर्नल ऑडिट के तौर पर अपॉइंट कर लें जो उन्हें प्रोटेक्ट करें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो फ्रॉड्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर कोई मॉल प्रैक्टिसेस हैं जो उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये इश्यूज़ थे जिनको रिज़ॉल्व कैसे करना था।
तो ये इश्यूज़ हैं जो ऑल इन ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब लोगों के कंसर्न हैं, शेयर होल्डर्स के कंसर्न्स हैं कि भाई अगर हमें कौन जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, हमारे राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह तो डायरेक्टर्स जो हैं वो अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए किसी भी किस्म का फ़ैसला कर सकते हैं। तो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए OECD ने रिकमेंड किया दैट कंपनी शुड हैव एन ऑडिट कमेटी। OECD प्रिंसिपल्स अबाउट ऑडिट कमेटी का मतलब ये है, OECD प्रिंसिपल्स ये रिकमेंड करते हैं कि कंपनी में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, ताकि ये जो इश्यूज़ है ना, इंटेग्रिटी ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग, डायरेक्टर्स की नॉमिनेशन का मसला है जो डायरेक्टर्स खुद ही करते हैं, अपनी नॉमिनेशन खुद ही करते हैं, अपनी रिम्यूनरेशन खुद ही डिसाइड करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद ही अपॉइंट करते हैं, बेशक ओपिनियन लेते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन फाइनल हतमी फ़ैसला वो डायरेक्टर्स का ही होता है। तो भाई इन इश्यूज़ को अगर डायरेक्टर्स को हमने दे दिए हैं, अगर ये अथॉरिटी जो है डायरेक्टर्स की है, तो फिर वो ऑल इन ऑल हैं, वो अपनी मर्ज़ी से अपने बेनिफिट के लिए, अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी को लिमिट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उन पर एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक तरह से ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन OECD प्रिंसिपल्स देते हैं। OECD प्रिंसिपल्स के मुताबिक कंपनी शुड हैव एन ऑडिट कमेटी, कंपनी में एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। इट एक्ट एज अ ब्रिज, ये ब्रिज का काम करती है बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनीज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कोई भी लेवल है, टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, ये एक ब्रिज का काम करते हैं। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट में गैप होता है ना, कम्युनिकेशन गैप होता है, ऑडिट कमेटी इसको फिल अप करती है। मैनेजमेंट के जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचाना मुश्किल होता है, उनकी अप्रोच मुश्किल होती है। तो ऑडिट कमेटी एक ब्रिज का काम है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के किए गए फैसलों को मैनेजमेंट में कम्युनिकेट करती है और इन्हें इम्प्लीमेंट करवाती है, मॉनिटर करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए मुश्किल होता है, ना इतनी एबिलिटीज़ हैं, ना इतना टाइम है, स्किल्स भी नहीं है कि वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे ऑपरेशंस को वॉच कर सकें, लुक आफ्टर कर सकें, मॉनिटर कर सकें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतनी स्किल्स नहीं है, ना टाइम है, ना अप्रोच है। इसी तरह मैनेजमेंट के जो कंसर्न्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सजेशंस हैं, जो वो चाहते हैं भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचाएं, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस करे और कंपनी जो है वो प्रॉस्पर करे। तो मैनेजमेंट की अप्रोच भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक नहीं होती या मुश्किल होती है। इन हालात में एक मिडल मैन के तौर पर ऑडिट कमेटी को अपॉइंट किया जाता है, इस्टेब्लिश की जाती है एक ऑडिट कमेटी, जिसका मकसद ये है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के दरमियान जो लिंक है वो क्रिएट करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ पावर्स हैं वो ऑडिट कमेटी के पास आ जाती हैं। जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, सुपरवाइज़ करना मैनेजमेंट को, वो ऑडिट कमेटी करती हैं। मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक उन्होंने पहुंचानी है, वो ऑडिट कमेटी के ज़रिए पहुंचाई जाती हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो ऑल इन ऑल नहीं होते, अब उन्हें ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ फ़ैसला करना होता है। लेकिन जैसे एक मुल्क में सुप्रीम अथॉरिटी जी किसकी है जी, प्रेसिडेंट की है, प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन वो अकेले फ़ैसला नहीं कर सकते, उन्हें पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, ओपोजिशन के नंबर्स भी चाहिए, मतलब ओपोजिशन से भी कुछ उन्हें उनके हक़ में वोट चाहिए। नंबर ऑफ़ वोट एक साइड पर ज़्यादा होंगे प्राइम मिनिस्टर की सजेशन के मुताबिक, उनकी काबीना की सजेशन के मुताबिक कोई फ़ैसला करना है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें वोट ज़्यादा मिलेंगे तो फ़ैसला होगा, कानून बनेगा। तो ऑडिट कमेटी जो है ना एक तरह से रिकमेंडेशन कमेटी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो सुप्रीम अथॉरिटी ना ऑल इन ऑल होना उनका, उसको लिमिट कर देती है कि अब ऑडिट कमेटी की अप्रूवल भी चाहिए होगी, इजाज़त नहीं, अप्रूवल, रिकमेंडेशन। अगर वो अप्रूव नहीं करते, रिकमेंडेशन नहीं देते, इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी फैसले को नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। तो एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर मॉनिटरिंग करने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, उनकी अथॉरिटी को लिमिट करने के लिए ऑडिट कमेटी अपॉइंट की जाती है। ऑडिट कमेटी एक लिंक है बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट एज वेल एज अ सुपरविजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी सुपरविजन करते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट की भी सुपरविजन करते हैं। तो एक लिंक है, एक सेंट्रल पार्टी है, न्यूट्रल पार्टी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी मॉनिटर करेगी और मैनेजमेंट को भी सुपरवाइज करेगी। अब ऑडिट कमेटी है क्या? नाम से लगता है जैसे ऑडिट करने वाली कमेटी है। भाई आपने तो एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करना है, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंट करना है, उनका काम है ऑडिट करना। ऑडिट कमेटी है क्या? ऑडिट कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो डायरेक्टर ही एस्टैब्लिश करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ऑडिट कमेटी को एस्टैब्लिश करते हैं। इट इज़ अ सब कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जैली कमेटी है जो कुछ पावर्स और अथॉरिटीज़ रखती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ पावर वो ऑडिट कमेटी के पास आ जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शंस के दौरान जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं कि वो होता तो किसी गवर्नमेंट सेक्टर से है, मजिस्ट्रेट तो नहीं होता, लेकिन उसको मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए जाते हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन हिज और हर पोलिंग स्टेशन। तो इसके एक सब कमेटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ऑडिट कमेटी के हवाले से जो OECD प्रिंसिपल्स हैं कि ऑल मेंबर शुड बी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, कि ऑडिट कमेटी के सारे मेंबर नॉन एग्जेक्टिव होने चाहिए। डायरेक्टर्स में से ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं उनको ऑडिट कमेटी का हिस्सा बना दिया जाता है। एटलीस्ट एक ऑडिट कमेटी में 3 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, लेकिन एक स्मॉल कंपनी में 2 मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो ऑडिट कमेटी एक चैनल है, एक ब्रिज है बिटवीन कंपनीज डायरेक्टर्स एंड कंपनीज मैनेजमेंट। इसका नॉन एग्जेक्टिव होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नॉन एग्जेक्टिव होंगे तो इन पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये आज़ाद होंगे, इन्हें कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं होगा, ये शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये डायरेक्टर्स जो कंपनी के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं उनको अपनी मनमानी करने से रोकेंगे, उन पर एक समझ लें कि चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। तो ऑडिट कमेटी का फंक्शन ये है। अब ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, क्या पर्पज़ है, क्या फंक्शन है, ये हम डिस्कस करते हैं जी। बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको डिस्कस करने के बाद आप बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑडिट कमेटी का रोल क्या है, क्यों ऑडिट कमेटीज़ बनाई जाती हैं। ये बेसिकली OECD प्रिंसिपल्स हैं जो बताते हैं भाई ऑडिट कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि अगर वो परफॉर्म करते हैं तो इससे कंपनी का ओवरऑल जो सिस्टम है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। पर्पज़ और फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, ये OECD के बनाए गए फंक्शंस और पर्पज़ हैं कि ऑडिट कमेटी को क्या करना है। ऑडिट कमेटी को क्या करना है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस को मेंटेन रखना है, मतलब मॉनिटर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बने। मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन पर नज़र रखनी है, उसको मॉनिटर करना है, बनाना नहीं है लेकिन मॉनिटर करना है। ये काम तो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ना तो इतनी स्किल्स होती है ना इतना टाइम होता है कि वो डायरेक्टली लुक आफ्टर कर सकें, कंपनी के हर सिस्टम को वॉच कर सकें, कंपनी के हर ऑपरेशन पर नज़र रख सकें। तो ये उनकी सब कमेटी है जिसका काम है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस को मेंटेन करना। फिर मॉनिटर करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटेग्रिटी से बनाई जाए, सच्चाई, दयानतदारी से, ईमानदारी से बनाई जाए। उनमें जो कुछ हो वो कंपनी बिजनेस पर्पज़ की ट्रांजैक्शंस हों, ना कि पर्सनल पर्पज़ की ट्रांजैक्शंस हो, बोगस ट्रांजैक्शंस हों, मिस स्टेटमेंट्स ना की जाएँ, मैनिपुलेशंस ना की जाएँ। इस बात को मॉनिटर करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दयानतदारी से, सच्चाई के साथ बनाई जाए, इंटेग्रिटी से बनाई जाए। ये काम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जैसे मैंने बताया, लेकिन ये ऑडिट कमेटी मॉनिटर करती हैं। तो ये कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं, कुछ पावर्स जो हैं, कुछ फंक्शन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं वो ऑडिट कमेटी के पास आ जाते हैं ताकि चीज़ों को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म किया जाए। थर्डली, फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस इन एनुअल जनरल मीटिंग। वैसे तो एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के नताइज का ऐलान करना वो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्या है कि डायरेक्टर्स के हवाले से लोगों को कंसर्न्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को लोग समझते हैं ये अपैथी और एक्यूसेंस से बनाई गई है, बेहिसी से बनाई गई है, खुद गर्जी से बनाई गई है, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए। तो ऑडिट कमेटी अगर अनाउंसमेंट करेगी ना एनुअल जनरल मीटिंग में, ऑडिट कमेटी का कोई मेंबर अनाउंसमेंट करेगा, बताएगा कि कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, क्या रिज़ल्ट्स हैं कंपनी के,
क्या इम्प्रूवमेंट्स कंपनी के सिस्टम में आई, कितना प्रॉफिट कंपनी का आया, कितने एसेट्स बढ़े कंपनी के। तो ये फॉर्मल अनाउंसमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी ऑडिट कमेटी की, क्योंकि लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट होता है ऑडिट कमेटी पर। फोर्थ, रिव्यू द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज़। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते वक्त कुछ ऐसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं, जिनको रिकॉर्ड कैसे करना है, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, कौन सी अकाउंटिंग कन्वेंशन यूज़ की जाएगी। ये काम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, लेकिन ऑडिट कमेटी जो है उसको ये रिव्यू करना उसकी ज़िम्मेदारी है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते वक्त जो भी इशू राइज हो उसको रिव्यू किया जाए, उस पर नज़रसानी की जाए, उसका सोल्यूशन बताया जाए। ये ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्पज़ है और फंक्शन है। देन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ऑडिट कमेटी का, कि ऑडिट कमेटी जो है वो इंटरनल ऑडिटर पर अगर कोई प्रेशर है कंपनी के इनसाइड मैनेजमेंट की तरफ से, डायरेक्टर्स की तरफ से, या कंपनी के किसी ऑफिसर की तरफ से, अगर इंटरनल ऑडिटर पर प्रेशर है कि वो अपनी रिपोर्ट या अपना ओपिनियन या वो इंटेग्रिटी से काम ना करे, रिश्वत ले या उसको सेव करे, उसको प्रोटेक्ट करे, तो ऑडिट कमेटी का काम क्या है? हेल्प द इंटरनल ऑडिटर की मदद करना कि वो इंटेग्रिटी से काम कर सके, दयानतदारी से काम कर सके और इंडिपेंडेंस से काम कर सके, आज़ादी से काम कर सके। कोई उसको प्रेशराइज ना करे, कोई उसको बदयांती पे ना उकसाए, कोई उसको रिश्वत देकर अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट ना बनवाए, कोई अपने आप को बचाने के लिए ऑडिट कमेटी इंटरनल ऑडिटर को थ्रेट ना करे, या इंटरनल ऑडिटर बेईमान ना हो, बेईमानी ना करे, इन्फ्लुएंस ना हो, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी को प्रोटेक्ट ना करे। तो इंटरनल ऑडिटर इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस से काम करता रहे, इस चीज़ को मॉनिटर करना और इंटरनल ऑडिटर की हेल्प करना, ये ऑडिट कमेटी का काम है। ना सिर्फ इंटरनल ऑडिट बल्कि एक्सटर्नल ऑडिटर भी अपना काम दयानतदारी के साथ और आज़ादी के साथ करता रहे, उस पर कोई प्रेशर ना हो, उसको कोई थ्रेट ना करे, उस पर कोई फेमिलियरिटी थ्रेट ना हो, कोई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ना हो, कोई इंटीमिडेशन थ्रेट ना हो। एक्सटर्नल ऑडिटर को मॉनिटर करना कि एक्सटर्नल ऑडिटर भी दयानतदारी और ईमानदारी से काम करता रहे, ये भी ऑडिट कमेटी का काम है। ऑडिट करना काम नहीं है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर को मॉनिटर करना, उन्हें हेल्प आउट करना ताकि वो फेयर स्टेटमेंट्स बना सकें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में फेयर ओपिनियन दे सकें, बैलेंस न्यूट्रल ओपिनियन दे सकें, इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सकें। लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बेसिकली इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व करने के हवाले से है कि ऑडिट कमेटी क्या करती है जी? ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देती है, मतलब जहाँ पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिग्नेचर करते हैं किसी भी फैसले को करने के लिए, वहाँ पर ऑडिट कमेटी के सिग्नेचर लिए जाते हैं साथ, कि उनकी भी रिकमेंडेशन शामिल की जाती है जब भी फैसला करना हो डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन के हवाले से, डायरेक्टर की नॉमिनेशन के हवाले से और एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो ऑडिट कमेटी की साथ रिकमेंडेशन ली जाती है, उनके भी सिग्नेचर लिए जाते हैं, उनका भी एग्रीमेंट पूछा जाता है कि वो क्या एग्रीड हैं या नहीं है। ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन का साथ होना, उनके सिग्नेचर का होना, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पर्टिकुलरली शेयर होल्डर्स जो हैं, उनके लिए बड़ी तसल्ली का बायस होता है भाई कि ये सिर्फ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मर्ज़ी से नहीं हो रहा, बल्कि ये जो कंपनी की ऑडिट कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन के साथ हो रहा है, उनके अप्रूवल के साथ हो रहा है। तो ये पर्पज़ है जी ऑडिट कमेटी का कि चेक एंड बैलेंस रखना, मॉनिटर करना, इंटरनल ऑडिटर को भी मॉनिटर करना, एक्सटर्नल ऑडिटर को भी मॉनिटर करना, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के सिस्टम को मॉनिटर करना कि सिस्टम जो है वो अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन वर्क करता रहे। कोई भी इशू अगर अराइज होता है तो उसको रिजॉल्व करना, ये ऑडिट कमेटी का काम है। तो OECD प्रिंसिपल्स रिकमेंड करते हैं कि कंपनी में अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वेल डायरेक्टेड और कंट्रोल सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं भाई कोई फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट्स ना हो, कोई ज़ाती फ़ायदा ना उठाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर बने, जो कंपनी के रिज़ल्ट्स को ऑब्जेक्टिविटी से प्रेजेंट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी के क्या फंक्शन हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि हम आउटलाइन में आज 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे: कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल
एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 260। इस वीडियो में हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट कमेटी को डिस्कस किया है। इस वीडियो को मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताऊँगा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ISA 260 के हवाले से। इस वीडियो को मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ जी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।